हेलो। अब शुरू करते हैं अगली वीडियो। अगली वीडियो में टाइम ज़्यादा लग गया, अभी इसका भी बहाना मेरे पास है कि आप जानते हैं अभी लॉकडाउन हो चुकी है, बिहार पूरी लॉकडाउन से फुलफिल है। तो आफ्टर ऑल स्कूल में जो ऑफलाइन क्लास थी वो बंद हो गई। अब ऑनलाइन क्लास करते करते टीचर हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, तो फिर रिकॉर्ड करने की टाइम नहीं मिलती है। अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन के लिए हायर कर ही लिया जाता है। अब पढ़ाई तो कम नहीं की जा सकती, इस वजह से कोई ना कोई उपाय की जाती है। तो चलिए अब कोशिश की जाएगी कि रेगुलर रही जाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होगी। चलिए तो हम लोग पिछली बार क्या पढ़े हैं। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के कैपिटल जी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैपिटल जी का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना। ये बातें हो गई। ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं क्या बताऊं। ऑनलाइन का इतना बुरा हाल है कि बच्चे और शिक्षक में कोई जो दरमियान जो रेस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह का करम है कि मेरी क्लास जो है वो बेहतर चल रही है, नहीं तो मैंने देखा है कुछ क्लास। ये वीडियो देखिए। यदि बात समझ में आई, यस सर। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। बीच में जहां कोई चाय किया तो क्लास हम छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, तुम्हारे बाप का राज है। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हालात है। मतलब बच्चे कुछ भी करते जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो ये गलत है किसी भी टीचर के साथ, है ना। कर रहे हैं तो लिमिटेशन में कीजिए, बदतमीजी नहीं कीजिए। बदतमीजी करना बिल्कुल गलत है। आप तो मज़ा लीजिएगा ही, जब ऑफलाइन में लेते थे तो ऑनलाइन में कैसे नहीं लीजिएगा, मुमकिन है। आधा से ज़्यादा बच्चा स्कूल क्यों जाता है? मज़ा लेने। पढ़ के क्या करोगे? सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, नेता कौन बनेगा? अरे तुम नहीं पढ़ेगा तब ना नेता बनेगा। रैली में जाएगा, 500 रुपये महीना खाना चाहिए कि नहीं फ्री का, तब यही उपाय होगा। नहीं तो पढ़ाई करना तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में। कुछ ना करोगे तो अच्छा तो ज़रूर कुछ करोगे। चलो कम ऑन द पॉइंट। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपको क्या समझ में आया? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी इफ निकालना है, फोर्स निकालना है। लेकिन किसका फोर्स? ग्रेविटेशन का फोर्स। एब्सोल्युटली। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लेइंग ऑन द ग्राउंड। कहा गया कि ग्राउंड जो अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी 1 kg के बॉल पे, वो कितना फोर्स लगाता है। सवाल क्लियर है, सवाल क्लियर पूरा है कि अगर आपका अर्थ है, कोई सब्सटेंस हमारे पास है 1 kg का, यहाँ हमारे पास ऑप्शन जो है वो बॉल है, तो बॉल 1 kg का है, उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाया। अब फोर्स निकालना है। आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इसको डिस्टेंस स्क्वायर कर लो या आप R स्क्वायर कर लो, रेडियस स्क्वायर कर लो। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए फोर्स निकालने के लिए। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, यानी कि इन फ्यूचर न्यूटन मिलने वाला। हमें कैपिटल जी चाहिए, पहला मास चाहिए, दूसरा मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस इट्स सेंस और रेडियस चाहिए। तो आफ्टर ऑल आपको बुक में दी हुई होगी, नहीं तो बेहतर हो कि आप याद कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या है। तो मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 kg। चलिए बढ़िया। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। अब किलोमीटर में है तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि यहाँ पे किलोमीटर में होगा तो अपना काम नहीं बनेगा, हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, आगे बढ़ो, 6.4 × 10⁻3 और 1000 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। इट मीन्स सेंस क्या बना? 6.4 × 10⁻6 मीटर, यानी किलोमीटर को मीटर में हमने चेंज कर लिया, ये काम बन गया। और कैपिटल जी का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ 67 है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन को थोड़ी सी आसान करने के लिए आपको 7 लेना होगा, और 7 लेना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बढ़िया, कम ऑन द पॉइंट। तो क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखिए। कितनी आसान बात है, आपको फॉर्मूला याद आ गया, आपके पास वैल्यू है, सारा काम कर जाइए। तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? 6.7 × 10⁻11। अगला मास 1, किसी एक मास को M1 मान लो, किसी एक मास को M2 मान लो, मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलो बच्चों, तो पहला मास मैंने अर्थ की मास मान लेता हूँ, तो क्या है 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg। चलो
1 तो लिखने का दिल नहीं था लेकिन दिखाने के लिए लिख दिए। 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या कोई इफेक्ट पड़ता है, डी स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो 6.4 इंटू 10⁶ ऑफ होल स्क्वायर। अब मेरे भाई सबसे बड़ा मसला जो आता है ना वो कैलकुलेशन किया जाती है कि कैलकुलेशन करे तो कैसे करे, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। और बुक का आप लोग एग्जांपल देखते होंगे या कहीं भी देखते होंगे डायरेक्ट फटाक से लिख दिया। कैलकुलेशन बड़ा आसान है, आपको जाना है एक्सपोनेंट पे। पहले तो ये बात सुन लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई वैल्यू को लिखा कैसे जाता है, जैसे 6.75 लिखा हुआ है इंटू 10²। मतलब कि 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल डालना है। पावर जो होना चाहिए 10 के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 675, अब इसको आपको फिजिक्स के लॉ के हिसाब से दिखाना है, क्या दिखाइएगा, तो आप इसको लिखिएगा 6.75 इंटू 10²। यानी कि डेसिमल इस तरफ बढ़ेगा तो पावर पॉजिटिव बढ़ेगा, डेसिमल उस तरफ बढ़ेगा तो पावर नेगेटिव बढ़ेगा। तो इस फॉर्म में आपको दिखाना था। चलिए कम ऑन द पॉइंट। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में बेस इक्वल होता है तो पावर को ऐड करते हैं, दोनों की पावर को ऐड करो, -11 प्लस 24। बताइएगा क्या होता है, मैं 14 लिखूँ 13, ठीक है। 4 - 1 = 3 और 2 - 1 = 1, यानी पावर 3 प्लस की पावर होगी। और 6 भी है 10⁻13। अब एक बात आप जानते हो ना कि 2 का पावर सबके लिए है, तो 6.4 को मैं 2 टाइम्स लिखना चाहूँगा, 6.4 इंटू 6.4। और आपको मालूम है कि 10 पे स्क्वायर है, इस पे पावर 3 होगा, तो इसका सेंस बनता है 10⁻2 इंटू 3, यानी पावर पे पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 10 पे पावर क्या हो गया, 12 हो गया, 10 पावर 12 हो गया। अब आपको मालूम है कि डिवाइड में है तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये फिनिश हो गया बेनिफिशियल। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट जैसे हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 6 7 इंटू 6, बिना डेसिमल वाला बिना 10 वाले को एक तरफ कर देता हूँ मैं, 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई, ये 13 है ये 1 है तो 14 हो गया, 14 में जाकर 12 घटेगा तो 10² हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑफ कोर्स आप इतना तो कर ही सकते हैं, 9.8 न्यूटन आपको मिलेगा। ये एफ आ गया फोर्स, तो आप लिख सकते हैं ना, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, देन फोर्स विल बी 9.8 न्यूटन। अब ये सवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फोर्स को न्यूटन में क्यों लिखें, क्योंकि आप पहले जान चुके हैं ये बात, हरगिज़ सवाल करने की कोशिश न कीजिएगा। तो हम लोग ये जान चुके ये कैलकुलेशन कैसे हुई या कैसे बनेगी, जो भी बेसिक था हमने पूरी कोशिश की कि वहां तक पहुंच जाए। तब आपको क्या करना है, ये काम का स्क्रीनशॉट प्लीज मत लीजिएगा, पुश कीजिए, उतार लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेने का शौक है ना तो इसको स्किप कीजिए, वीडियो बदल दीजिए, आप ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बुरी आदत है, स्क्रीनशॉट से मोबाइल फुल कर लेते हो और लिखने की कोशिश नहीं करते हो, मैं इससे बेहतर जानता हूं, नालायक लोग। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब तक ये दूसरा वीडियो देख लो। Sir, one question. Sir, one question. हाँ यस बेटा, अस्तर गो अहेड। आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ आपके टूथपेस्ट में नमक है? ओ आस्था है बेटा, मैं बताऊं नमक कैसा होता है। आस्था, डू यू नो यू आर टॉकिंग टू वाइस प्रिंसिपल मत ऑफ बता जेजेबी सकता फैमिली। तो। ब्लडी हेल, गेट आउट। हाँ तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, क्या गजब की वीडियो है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल, क्या जरूरी है उतना मजा लेने की, बहुत सारा ले लिया। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। चलो जो लिखा हुआ है मंत्र उसको लिख लो। तो m1 क्या हो गया, 6 × 10⁻24 kg m1 हो गया। एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। m2 क्या है, 7.4 × 10⁻24 kg। आगे क्या दिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस दे रखा है, अब आर कहो डी कहो, बार बार मैं कह रहा हूँ, चॉइस इज योर्स ना। 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। आपको इतना बुद्धि आपका काम करता होगा
कि डिस्टेंस को मीटर में आपको लिखना पड़ेगा। ये बात अगर नहीं समझ में आया तो इतना याद रखना है कि कैपिटल जी का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ मीटर स्क्वायर है ना कि मीटर। आप कैलकुलेशन करना बेहतर जानते हैं कि मीटर को मीटर में ही ऐड कर सकते हैं और किलोमीटर को किलोमीटर में, तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास आसान ऑप्शन क्या है, इस किलोमीटर को मीटर में करने का। कर लेते हैं, पावर 3 इंक्रीज करेगा, पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। चलो ठीक है, 3 × 8 4 × 10⁻³ 3 इंक्रीज करो, 5 3 8 मीटर हो गया। चलो इसका मसला खत्म। m1 m2 आ गया। कहा कैलकुलेट एक्सर्ट फोर्स बाय द अर्थ। अर्थ कितना फोर्स लगाता है, मतलब F निकालना है। F = हंसुआ। क्वेश्चन F निकालिए। जहां कैपिटल G वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा तो आप याद कर रखे हैं ना, काफी है इतना। 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात बन गई आपकी। चलिए बढ़िया भालो। अब फोर्स निकालना है तो फोर्स = फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, मूल मंत्र है आपका m1 × m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, तो वैल्यू पुट करना है। F = G का वैल्यू क्या है 6.7 × 10⁻11 पहला हो गया। दूसरा m1 रखनी है। m1 क्या है, तो मास ऑफ द अर्थ मान लेते हैं 6 × 10⁻24 kg। तीसरा क्या है, मास ऑफ द मून 7.4 × 10⁻22 kg। इतना हो गया। डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस है 3.84 × 10⁸ मीटर। आप जानते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर दिए। पहली बात ये फॉर्मूला पे आपको अरेंज करने आ गया। अब जो मसला है वो कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन कोई बड़ा चीज नहीं, तुर्रम खान नहीं है, एकदम आसान है। आइए देखो, जिसपे 10 का पावर है ना उस सबको एक तरफ कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कर लेते हैं। देखो फालतू चीज को एक तरफ करो, जो जिसका मसला बड़ा हो ना, × 6 × 7.4 कर लिए। अब ये -11 है, 24 है, 22 है, ठीक है। इस 11 को जाके इसमें से घटा दो तो घट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 11 में 24 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 35। तो क्या हो गया 35 kg। अब आओ डिनोमिनेटर, तो इसको 2 टाइम्स लिख लो, 3.84 × 3.84 × 10⁻16। अब फोर्स है तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा आएगा, केजी हटाओ इसे, केजी का आएगा लिख रहा है ना, न्यूटन में आने वाला है। चलो सही है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कैंसिल। मसला आसान है, देखो देखते जाओ। 67 × 6 × 74 इंटू ये 16 जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 16 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा, ये 19 बनना चाहिए, है ना। 19 5 - 6 = ऑफ कोर्स 9, है ना। ये क्या हो गया 384 इंटू 3.84। आपको मालूम है डिस्मल जाएगा तो ऊपर 10 स्क्वायर आने वाला। चलो बढ़िया। 67 × 6 × 74 बाई 384 इंटू 384 इंटू 10⁻21 न्यूटन। आगे कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई मसला है, एकदम आसान है कि नहीं। क्या आएगा 2.01 × 10⁻20 आएगा, कोई मसला नहीं, आसानी से कर लीजिएगा, है ना। मैं लिख देता हूँ 2.01 × 10⁻20 और ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स। चलो ये दो न्यूमेरिकल बताने का सेंस क्या था, ये दोनों न्यूमेरिकल इसलिए बताया गया कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि फॉर्मूला को किस तरह यूज करेंगे। मैं बार बार पिछले वीडियो में मिस कर जा रहा था कि फॉर्मूला का यूज बताना, मुझे लग रहा था कि आप न्यूमेरिकल कर जाइएगा, लेकिन एक फिजिकली कोई बच्चा आया मुझे ये बात बताया, सर अंडरस्टैंडिंग तो बन रही है बढ़िया, लेकिन उसमें मसला क्या है कि आप कोई फॉर्मूला पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बता पा रहे हो। आप नहीं बताते, आपको लगता है कि मुझे आता है, लेकिन यह है कि मुझे फिर से अनदर वीडियो का हेल्प लेना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा वक्त को ज़्यादा बर्बाद करना उचित नहीं है। ज़ाया करना क्या सही है क्या, बिल्कुल नहीं। एक वीडियो देखिए और बुक को पढ़िए, काफ़ी है। अपना लॉकडाउन चल रहा है, मजबूरी है, ऑनलाइन आना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन चले तो याद रखना स्कूल के टीचर को पहले पढ़ो, उसके बाद आओ वीडियो देखने, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग गजब की बनेगी और उससे प्लस बेनिफिट होगी। अब पढ़ने के बाद कोशिश करो किसी व्यक्ति को पढ़ाने की, अगर उसको तुम समझा पाते हो तो समझ जाओ कि तुम सही समझे हो और पूरी तरीके से समझे हो। अगर नहीं समझा पाते हो, हकलाते हो, तो इस बात तुम निश्चित कर लेना कि आप समझे नहीं हो, है ना।
अगर कोई व्यक्ति नहीं मिले, कोई आदमी नहीं मिले तो किसको समझाइएगा? तो आपके घर में मिरर है ना, आईना जो मुंह देखते हो वो है, हाँ, तो उसमें जाना और उसी को समझाना। इससे हेजिटेशन भी दूर होगा और आपकी ग्रिप भी पता चल जाएगी इस टॉपिक पर आप कितने ग्रिप है। चलो अब देखते हैं अगले नियम को। चलिए दोनों न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं, अब दोनों न्यूमेरिकल के बाद आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो क्या पॉइंट्स है? देखिए, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम आप ये कॉल कर सकते हैं कि लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि प्लैनेट जो सूरज की चारों तरफ जो घूमता है उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है। आपको कोई फोर्स पढ़ाया गया था, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आया? यही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सन और प्लैनेट के बीच में लगता है। यही फोर्स की वजह से ये क्या होता है, सर्कुलर पथ पे मूव करता रहता है। यानी कि सन के चारों तरफ अगर कोई चीज मूव कर रहा है, अब कोई चीज क्या है, तो उसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है और सन का प्लैनेट है, ये मूव कर रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन की वजह से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इतनी बातें तो समझ में आ गई, ग्रेविटेशन की वजह से ये हमारा जो सोलर सिस्टम है पूरा सही बना हुआ है। नहीं तो अगर सोलर सिस्टम में से ग्रेविटेशन को तुम निकाल दो तो यूं समझो कि रस्सी बांधो हाथ में, रस्सी में ईंट बांधो और महफिल में जाओ, यानी कि किसी ग्रुप में जाओ, झुंड में जाओ, क्राउड में, और नचाओ खूब तेज, तो छोड़ दो। अरे बाबू तुम ईंट बांध रखे हो, सब लोग तुमसे डरेंगे, बाद में तुम्हारी खिंचाई या पिटाई हो दूसरी बात है, किसी की सर फट सकती है। उसी तरह अगर कोई प्लैनेट अपने मोशन को चेंज करे, हल्का सा भी हिल जाएगा, तो समझ में आता है क्या होगा? हल्का सा भूकंप आता है तो आप जानते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। यानी कि अगर ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो कौन कहाँ फेंकाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं, सोच भी नहीं सकते। जो रफ्तार से चल रही है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो हमेशा टूवर्ड द सेंटर फोर्स लगता है। इसीलिए पहले वीडियो में बात सेंट्रीपिटल फोर्स बताया गया था। अब समझ में आया काहे बताया गया था? तो ये बात बताया गया सर्कुलर पथ पे मूव करता है इस वजह से। और आप एक बात जानते हैं कि आप जानते होंगे हाई टाइड्स, यानी कि समुद्र में देखते होंगे कि पानी एकदम ऊपर की तरफ उफान मारा फिर गिर गया। तो आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। जब चांद जमीन के नजदीक आ जाता है ना, जैसे जमीन के नजदीक आएगा तो क्या होगा, उसकी फोर्स जमीन पे ज्यादा लगने लगेगी। आप जानते हैं हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आपस में खींचता है, जैसे ज्यादा लगेगी जमीन की मिट्टी को तो वो उठा नहीं सकता। लेकिन पानी फ्री फॉर्म में है तो क्या करता है, पानी पे ताकत लगाता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, एक एक तार ऊपर पानी जंप करता है फिर नीचे गिरता है। तो वजह क्या था, इसके पीछे भी जो वजह था वो ग्रेविटेशन था। लेकिन कोई लंबे समय सालों साल के लिए नहीं होता है जो डिसबैलेंस हो जाए, फिर नॉर्मल हो जाता है पानी। तो ये जो राइज ऑफ वाटर होता है, जमीन को छोड़ के जो पानी ऊपर उठने लगती है, तो बताइएगा ये ग्रेविटेशन की वजह से होती है। सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स टीचर ने पढ़ा रखा है 5-6 में, तो ज़रूरत यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। आया तो वीडियो किसी का देख लीजिए जाके, कहाँ है, आसान बात है। इतना बात हो गया, यानी कि सी सरफेस से जो पानी उठता है उसके पीछे भी कारण क्या है, तो ग्रेविटेशन है। किसी और चीज़ का ग्रेविटेशन हो जाए, क्यों ना वहाँ पे अपने सैटेलाइट यानी मून का फोर्स लग जाए, या अपना जो स्टार है, सन क्या है, स्टार है, स्टार का फोर्स लग जाए। हमारा एक जनरल नॉलेज का ये बात बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम का नाम मिल्की वे है, हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। चलिए कम ऑन द पॉइंट, केपलर साहब के बारे में आते हैं। केपलर साहब ने 3 लॉ दिया, कंट्रीब्यूट किया हमें, उन्होंने स्टडी किया, बड़ी डीपली स्टडी की इसके बारे में। स्टडी करने के बाद बताया कि जो मूव कर रहा है इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, रूल है। उस रूल को उन्होंने स्टडी किया और बताया, उससे न्यूटन साहब ने फायदा उठा के बहुत सारी बातें बताई। तो केपलर ने हेल्प किया न्यूटन साहब से बताने से पहले। कुछ इनवर्स लॉ जो न्यूटन साहब ने बताया था उससे पहले केपलर ने अपने 3 लॉज दे चुके थे। ऐसे ही 3rd लॉज को यूज करके न्यूटन साहब ने अपना इनवर्स लॉ बता दिया। तो बात आई समझ में? तो ये थी। आइए कम ऑन द पॉइंट देखते हैं ये है क्या। पहला जो है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एंड द इलिप्स। पहला वर्ड है इलिप्स। बाबा समझ जाना, कोई भी सेंटेंस या डेफिनेशन पढ़ना, अगर सारा वर्ड इको फ्रेंडली है तो इससे क्या समझ में आया कि आपका डेफिनेशन आपको समझ में आया, नहीं तो पूरा लोल हो गया, LOL लोल। तो देखो इलिप्स, अब जानते हैं सर्कल को, पहले सुनो सर्कल क्या होता है। तो सर्कल आप जानते हैं, ये सर्कल है, इसमें एक सेंटर है, ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, मुझसे बनने वाला फ्री हैंडेड नहीं है। अब ये सर्कल पे दोनों तरफ से प्रेशर मारोगे तो ये हल्का चपटा हो जाएगा, हाँ, तो इसको हल्का चपटा करो,
ऐसा आकार हो जाएगा, इतना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा होगा। तो ये ऐसे शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। अगर कभी कभी दिल करे ना तो ओवल शेप कर दीजिएगा, लेकिन ओवल में एक तरफ मोटा होता है एक तरफ पतला होता है, तो उचित नहीं होगा ना। तो सर्कल को हल्का सा डिजाइन चेंज कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। अब बताया कि ये इलिप्स, उन्होंने बताया द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकी। ये क्या है, फोकी। आपने नाम सुना है फोकस का, तो फोकस का प्लुरल जो होता है वो फोकी होता है। इसमें दो फोकस होती है, एक फोकस यहां, इसको F1 मान लेते हैं, एक फोकस यहां, इसको F2 मान लेते हैं। यानी इस इलिप्स में दो फोकस होता है, एक F1 है, F2 है। और बताया गया पहले लॉ में कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एंड द इलिप्स विद द सन एट अ वन ऑफ द फोकी। इसके किसी एक फोकी पे पाया गया क्या, सन पाया गया। लेट एज्यूम इट इज अ सन, मान लो ये सन है, इस पे हमारा प्लैनेट रन कर रहा है, मान लो ये प्लैनेट है। मॉम लिख देता हूं, धरती हमारी माता है। चलो ये हो गया, अर्थ मूव कर रही है तो प्लैनेट हमेशा, तो क्या समझ में आया, पहले लॉ बताया कि ये जो हमारा जो प्लैनेट है वो मूव जो कर रहा है, वो जो ऑर्बिट है वो इलिप्स ऑर्बिट है, और सन जो है वन ऑफ द टू फोकी में से एक पे है। चलो इतनी बातें हो गई। इससे और क्या सीखने को मिला, इससे सीखने को मिला, सुनिए, कि अगर यहां से अर्थ का डिस्टेंस मेजर करो, और डिस्टेंस 1 इसको मानो D1, और यहां से मेजर करो D2, अर्थ अभी यहां पे है, तो पहले फोकी से डिस्टेंस, सेकंड फोकी से डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, एक का डिस्टेंस D1 आ गया, एक का डिस्टेंस D2 आ गया, मान लेते हैं। अब कुछ समय बाद अर्थ यहां पे है, इमेजिन करो अर्थ यहां पे आ गया, तो क्या है, यहां से डिस्टेंस मेजर करो, यहां से मेजर करो, यहां पे मान लो D3 है और यहां पे D4 है। तो पहला D1 D2 था, तो D1 अब प्लस D2 कीजिएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, D3 प्लस D4। इससे क्या पता चला कि दोनों फोकी से जो डिस्टेंस होगा अर्थ का, दोनों डिस्टेंस को जोड़िएगा कहीं पे भी हो वो कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। यहां पे D1 प्लस D2 भी बराबर है किसके, D3 प्लस D4 के। मान लो ऑब्जेक्ट अब यहां आ गया, आपका जो ऑर्बिट है या आपका जो प्लेनेट है यहां आ गया, तो मान लो ये डिस्टेंस D5 है, D6 है, और D5 D6 को भी जोड़िएगा तो इसके बराबर होगा D5 प्लस D6। तो क्या इससे एक बात और सीखने को मिला या नहीं आपको, कि डिस्टेंस दोनों का जो है उसको जोड़िएगा, कहीं पे भी आपका अर्थ चला जाए, कहीं पे भी कोई प्लेनेट चला जाए, प्लेनेट कहीं पे भी चला जाए, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जब जोड़िएगा तो हमेशा बराबर होगा। ये पहला में छुपा हुआ कारण है जो बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अब इलिप्स दिया था, इलिप्स का सेंस क्या बनता है, सिर्फ एक सेंस नहीं बनता कि ये चपटा है, ये इसका डिस्टेंस भी बताता है। तो ये पहला लॉ जो दिया हुआ है इसका सेंस ये बना। अच्छा इसको इरेज करते हैं, आते हैं दूसरे पे, जब तक आप दूसरे को पढ़ सकते हैं। लेट्स ट्राई टू रीड, चलो चल के पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, इतनी बातें समझ में। अब हुआ देखिए कि दूसरा वाला क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे तुम्हें याद है ना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई चीज यूनिफॉर्म होता है तो होता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो ये F1 F2 सन ये है, अभी हमारा प्लेनेट यहां पे है ना, तो पहला जगह पे यहां पे, उसके बाद कुछ देर बाद यहां पे आ गया, तो आपको पता चला ना, इसके सेंटर से इसके सेंटर को देखो, आप कहोगे कि ये जो ट्रेवल किया, इतना एरिया ट्रेवल किया, आप देखोगे तो ऑफ कोर्स कहोगे कि यहां सर ये जो एरिया है ना ये ट्रेवल किया, इसको एरिया 1 मान लो, क्या मान लो, एरिया 1। टाइम क्या लगा है, मान लेते हैं 1 आवर, 1 घंटा में A1 किया है, 1 घंटा में क्या एरिया इंटरवल किया है, ट्रेवल किया है, A1 किया है। अब यहां देखो ये प्लेनेट अब यहां है, मान लो ये, अब 1 घंटा में यहां आ गया, अब यहां है, इसको मान लो इसका एरिया जो है ये A2 है, टाइम इसका भी 1 आवर है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा इक्वल एरिया
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम दोनों में अगर 1 घंटा हो तो एरिया उसका क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि अगर टाइम इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा। यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो एरिया, मैंने ये डिस्टेंस नहीं कहा, मैंने कहा पूरा एरिया, समझो बात, पूरा एरिया मैंने जिसको ड्रॉ किया, हाईलाइटेड किया, जितना पॉसिबल था उतना ही ना करेंगे बउआ, है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, अगर टाइम बराबर है ना तो एरिया भी बराबर होगा। ये कौन सा लॉ बताया, सेकंड लॉ। फिर से पढ़ो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, प्लेनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन करता है, स्वीप, स्वीप मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात और जान लो कि जब आपका प्लेनेट सन के नजदीक होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, स्पीड हाई होती है। जब सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड लो होती है, यानी कम होती है। यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है। कोई पूछेगा क्यों, तो बताना है कि आपको बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में नजदीक आ जाएगा तो उसका फोर्स बढ़ेगा, जब दूर जाएगा तो उसका फोर्स घटेगा, और वो भी डिस्टेंस स्क्वायर के फॉर्म में घटेगा, बहुत तेजी से घटता है। तो दूर जाएगा तो फोर्स कम जाएगा। तो आपका लॉजिक कहता है कि नहीं, अब दिमाग काम करेगा आपका, हाँ अब तो समझ गए कि ये दूर है तो धीरे चलेगा, जैसे नजदीक आएगा बस ताकत ज्यादा लगेगा, बस स्पीड चलेगा। बिल्कुल सही। मतलब आप कह सकते हैं कि इस पे पूरा जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म में नहीं चल रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये बात कहना आपका सही होगा। यानी ज्यादा दूर रहेगा तो स्पीड कम, नजदीक रहेगा तो स्पीड ज्यादा। यानी जितना नजदीक उतना स्पीड ज्यादा, जितना दूर उतना स्पीड कम, क्योंकि ये किसी एक फोकी पे, सेंटर पे तो है नहीं। तो ये बात समझ में आया। तो दोनों से एक नया चीज सीखने को मिला। पहला तो डिस्टेंस वाला उससे सीख लिए, इसमें स्पीड सीख लिए। चलिए आखिरी, कोई बड़ा चीज है नहीं, आखिरी को देखते हैं। इरेज किया जाए इसको। ये बात सोचो कितना आसान बात है, इसको भवंडर बना के रखे हुए हो, जरूरत होगा तो ये बात लिख लेना। लास्ट, इट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब का है, इसका मतलब हुआ कि ये आखिरी है लेकिन पहले वाले से कोई कम नहीं। ये तो समझो कि 100 सुनार का एक लोहार का, उतना गजब का चीज है, भविष्य में इतना काम आने वाला। जब इसके बाद अगला वीडियो देंगे उसमें पढ़ना है ये बात, एकदम धराधर पढ़ते जाओ, हो सकता है लगातार वीडियो आना शुरू हो जाए। देखो क्या है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ये बंदा बार बार नया नया वर्ड जोड़ दे रहा है, बड़ा मेहनत लगता है समझाने में। चलो मीन डिस्टेंस समझते हैं। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब तो समझते हैं ना कि a का पावर 3 होगा तो a क्यूब हो जाएगा, b का पावर 3 होगा तो b क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब समझ गया। मीन डिस्टेंस समझो, मीन का मतलब एवरेज डिस्टेंस। अब तुम पूछोगे कि ससुरा एवरेज क्या होता है, ये तो मजाक हो जाएगा, तो ये भी समझ लो। मान लो तुम 3 दोस्त हो, है ना, मोहन, सोहन, रोहन। अब तीनों ईमानदार दोस्त हो। एक के पास है 15 रुपया, एक के पास है 10 रुपया, एक के पास है 5 रुपया। अब दोस्त हो तो इतना तो सोचोगे कि सबके पास अगर बराबर होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर ईमानदार दोस्त हो तो क्या करोगे, सब पैसा एक जगह लाके कलेक्ट करोगे। तीनों लाके पैसा कलेक्ट कर दिया, तो हम जोड़ेंगे ना तो ये 30 पड़ेगा, 30। अब इक्वल बांट दीजिए, इक्वल बांटिएगा तो क्या क्या होगा, 10-10। तो कहिएगा कि अब मीन निकल गया, यानी कि मैंने ऐसा पॉइंट पे पहुंचा जो सबको बराबर कर दिया जाए। तो क्या होगा, सबको 10-10 बांट देंगे, इसी को मीन कहते हैं, है ना, समझ में आया। इसी को एवरेज कहते हैं। मान लो कि ऐसा होता कि हर जगह बराबर होता। अब दूसरा एग्जांपल समझो, कौन सा वर्ड था, मीन डिस्टेंस। अब मीन स्पीड समझो, तुम बाइक चलाते हो और तुम हो हनी सिंह के फैन, मतलब तुम सनक जाओगे, एक्सीलेटर ऐसा लोगे तुम्हें चक्का उठाने का बहुत शौक होगा। ये बात देखना, अगर नहीं तो तुम बहुत अच्छा आदमी है, इधर दिखाने का फुर्र से उड़ने वाला, ये तो बीमारी तो पकड़े हुआ होगा। चलो ठीक है, दिखा के कहाँ जाओगे तुम लोग। मानो कि पहला तुमने, पिताजी तुम्हारे साथ है, तुमने 20 किलोमीटर की स्पीड से चलाया, पिताजी उतर गए। अब समझ में आता है कि आपकी पागलपंती ऊपर जाएगी, फुल एक्सीलेटर में निकलेंगे। पिताजी जैसे ऑफिस में गए वैसे आपका एक्सीलेटर बढ़ गया, आप चलेंगे 80 की रफ्तार में। फिर उधर से जब आए आप तो 100 की रफ्तार में आए। आपका पूरा 3 घंटा लग गया। टाइम कितना लग गया, 3 घंटा पूरा जाने और आने में। कोई सज्जन व्यक्ति मिला, आपसे पूरा हादसा पूछा, उसके बाद कहा कि अगर आप 3 ही घंटा लगाते, अगर आराम से जाते ना
तो 60 किलोमीटर पर आवर से आप जाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, एक एवरेज बताया उन्होंने कि 3 घंटा में ये स्पीड आपने ट्रेवल करना था, आसानी से जाना था, आसानी से आना था, मुर्गा बनने का जरूरत नहीं था। ऐसा कुत्ता मत बनो जिसके पिछवाड़े में पेट्रोल मार दिया गया है। इंसान बनो इंसान। काशी का स्पीड पकड़े रहता है, समझ में नहीं आता है। चलो आओ, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस को आर या डी से करते हैं। अब आर से करने का मन कर गया, कर दें, चलो करते हैं, है ना। मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन, प्लेनेट फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस। आप जानते हैं कि हर एक पॉइंट पर अलग अलग डिस्टेंस था ना। अभी आपने इलिप्स देखा तो इसीलिए ना मीन डिस्टेंस का बात किया जा रहा है। अगर सर्कुलर होता तो मीन डिस्टेंस का बात करते तो उनको कहता सर आप बुद्धू है का, कि सब तो बराबर है तो मीन निकालने का जरूरत क्या है। अगर सबके पास 10-10 रुपया होता तो मुझे क्यों जरूरी था बराबर बराबर बांटने का, जरूरत नहीं था। यानी ज्यादा कम होगा तब मीन निकाला जाएगा, मीन को एवरेज कहो। चलो बढ़िया। प्लेनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस, प्लेनेट और सन का जो डिस्टेंस है इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आपको याद आ गया होगा। अच्छा, सोआ हुआ 8, मुंह खुला हुआ, पिलास जैसा चीज है। रोटी पलटने वाला मुझे याद आ जाता है अगर उसको कर मोड़ दिया जाए तो। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड टी, पीरियड टी, पीरियड टी, टाइम टी। तो क्या समझ में आया इससे? कोई नया चीज समझ में आ रहा है? डिस्टेंस क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द टी क्यूब। डिस्टेंस को आर मान लिया, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्यूब मैंने बोल दिया धोखा से, टी स्क्वायर यही है। आपका अगर मन किया इसको क्यूब लिखना ना तो क्यूब कर लीजिए, उसको क्या कि इक्वल कीजिएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट को कांस्टेंट क्या लिखने का दिल कर रहा है? कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर। अब तुम्हारा दिमाग अच्छा है तो तुम चाहोगे ऐसा करना, नहीं चाहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सनके हुए आदमी हो तुम लोग, है ना। कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट क्या है? ये क्या है? आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है। आगे जाके हम इसको यूज करने वाले हैं। चलो आज के लिए इतना काफी है। अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट ईमानदारी से करना। ये जो एडिशनल वीडियो है उस पर कमेंट करने का जरूरत नहीं है। वो तो आपको दिखाया गया है कि आप लोग कितने गंदे आदमी हैं अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं तो। नम फालतू चीजें।